अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने सेल बायोलॉजी का लेक्चर डिस्कस करना है, वो है न्यूक्लियस। और सबसे पहले हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर भी देखेंगे, फिर न्यूक्लियस की डेफिनेशन भी देखेंगे, फंक्शन भी देखेंगे, इसकी डायग्राम भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूक्लियस डेफिनेशन कर लेते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सेल हेरिडिटी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, ये कंट्रोल करता है हमारी सेल ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को। ठीक है, ये बेसिकली एक कमांड सेंटर के तौर पर यूकैरियोटिक सेल में काम करता है। और ये जो है इसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलिस होती हैं। ठीक है, जब इसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलिस होंगी तो ये अकाउंट होंगी फॉर द एब्जॉर्बिंग बिंग 10% ऑफ द सेल वॉल्यूम। तो ये हमारे जो पूरा सेल होता है उसका 10% वॉल्यूम जो है वो उसने न्यूक्लियस ने कवर किया होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में अगर 1 न्यूक्लियस होगा तो हम उसको न्यूक्लिएटेड कहेंगे। अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियस नहीं होगा तो हम कहेंगे अनन्यूक्लिएटेड। और अगर हमारे पास बहुत सारे मतलब मोर देन 1 जब 3 होंगे, मोर देन 2, तो उसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कहेंगे। अब ये जो अनन्यूक्लिएटेड है इसमें रेड ब्लड सेल्स मतलब में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड की बात करें तो इसमें स्लाइम मोल्ड होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को ना सेपरेट किया होता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सेल से, जैसे साइटोप्लाज्म से। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान एक मेम्ब्रेन लगी होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नेम देते हैं। ये जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है ये रेगुलेट करता है हमारी इंटीग्रिटी जीन की और जीन एक्सप्रेशन को। ठीक है, जब ये इंटीग्रिटी और जीन एक्सप्रेशन को करता है तो ये कंट्रोल करता है हमारे सेंटर ऑफ सेल्स को। ठीक है, अब ये हमारे पास है न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है खुद। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारे पास, ये कंडेंस फॉर्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में क्रोमेटिन मटेरियल है। ये डार्क सर्कल जो आपको नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियोलस हमारे पास, ये पोर्स हैं न्यूक्लियर पोर्स, और ये है न्यूक्लियस। ठीक है, और ये सिस्टर्नी फोल्डिंग से ये किया है हमारे पास सिस्टर्नी। अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से बयान कर देती हूँ। मैं इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से आपको बताती हूँ कैसे होता है। ये हमारे पास है, ठीक है, ये भी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर और प्लाज्म है। ठीक है, और ये हमारे पास मिड वाला हिस्सा क्या है, न्यूक्लियोलस है। ये हमारे पास क्रोमेटिन है, ये हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के है ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके अंदर ना न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसकी जो आउटर लेयर होती है वो सराउंड करती है, इसकी जो आउटर लेयर होती है वो कनेक्ट की जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। बहुत सारी सेल मेम्ब्रेन्स के में देखा जाएगा, आप देखते होंगे जो न्यूक्लियर में इन्वेल्प होती है उसमें बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो लिपिड्स बाइलेयर्स को बनाते हैं। ठीक है, इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये एक तो हमारे न्यूक्लियस को शेप देती है। ठीक है, और ये एक तो शेप देती है, दूसरा ये हेल्प करती है क्या करने में, ये हेल्प करती है हमारे फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने में और बाहर जाने में। ठीक है, इनटू और आउट ऑफ द सेल। अब ये कैसे मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, कैसे बाहर जाएंगे, ये न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू अंदर और बाहर आएंगे। ठीक है, जो न्यूक्लियस है कम्युनिकेट करता है, ठीक है, सेल के साथ और साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियर पोर्स स्मॉल ओपनिंग्स के थ्रू। ठीक है, मॉलिक्यूल अंदर आते हैं, मॉलिक्यूल कुछ स्मॉल पोर्स जो होते हैं साइड प्रोवाइड करते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज होने में। जैसे प्रोटीन हो गया, आरएनए हो गया, ये बहुत ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान होते हैं। ठीक है, ये वहाँ से पास करते हैं न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। ठीक है, बहुत सारे फ्लूइड फील्ड और जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होती है ये भी प्रेजेंट होती है कहाँ पर, बिटवीन द लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब न्यूक्लियर प्लाज्म देख लेते हैं। न्यूक्लियर प्लाज्म क्या है, एक गैलेटेशियस सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, न्यूक्लियर इन्वेल्प में होता है। इसको हम कैरियोप्लाज्म कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस को हम कैरियो भी कहते हैं, जैसे कैरियोग्राम में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, वो कैरियो का वर्ड न्यूक्लियस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और ये जो है सेमी एक्वस मटेरियल होता है जो साइटोप्लाज्म से की जैसा ही होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, डिजॉल्व साल्ट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर सस्पेंड किए होते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियोलस, जो मैंने भी आपको पीछे भी दिखाया था, दिस वन इज़ न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये इसका क्या काम होता है, बेसिकली न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हमारे न्यूक्लियर प्लाज्म को सराउंड करते हैं। ये एज अ कुशन के तौर पर एक्ट करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं ताकि रगड़ पैदा ना हो सके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान। और ये प्रोटेक्ट कि जितना भी सेल के अंदर मटेरियल होता है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये एक तो न्यूक्लियस को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं सपोर्ट प्रोवाइड, इसको शेप देके। ठीक है, न्यूक्लियर प्लाज्म क्या होते हैं, प्रोवाइड करते हैं मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिसमें मटेरियल जो है
जैसे मटेरियल को एंजाइम हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गए, डीएनए और आरएनए सब यूनिट्स, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट की जाती हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। सब्सटेंस जो हैं वो भी एक्सचेंज होते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के दरमियान न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस मैंने आपको पीछे भी दिखाया है, ठीक है, ये न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, ये डेंस होता है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्ड होता है, ये इसमें आरएनए और प्रोटीन भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है, ये क्या करते हैं, मतलब न्यूक्लियस होता है लेकिन इनमें मतलब जो न्यूक्लियाई होता है यानी न्यूक्लियोलस होता है वो अप टू 4 होते हैं, ठीक है, 4 तक भी हो सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, इनके पास न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर होते हैं, ये क्रोमोसोम का पार्ट होते हैं, ठीक है, विद इन द जीन फॉर राइबोसोम्स सिंथेसिस, ठीक है, ये राइबोसोम्स को बनाते हैं, राइबोसोम्स ये जीन को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो जो जीन है वो हमारे राइबोसोम्स को प्रिपेयर कर सके। इसका फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो हेल्प करता है, सिंथेसाइज करता है राइबोसोम्स को बाय कि वो ट्रांसक्राइब भी करें, असेंबलिंग भी करें राइबोसोमल सब यूनिट को, और इसके विद द हेल्प ऑफ जीन ये राइबोसोम्स भी प्रोटीन को सिंथेसाइज करें। अब हमारे पास क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स का क्या होता है, क्रोमोसोम्स में न्यूक्लियस जो है वो एक ऑर्गेनेली होती है जिसे हम हाउस क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग प्रेजेंट है, धागेनुमा स्ट्रक्चर में डीएनए होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है। जब ये ठीक है ये मतलब हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, इस हिस्टोन जो होते हैं इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम क्रोमैटिन का नाम, जब ये कंडेंस फॉर्म में होगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में तो क्रोमैटिन कहेंगे। जब क्रोमैटिन जो है वो इसमें बहुत सारे डीएनए होता है, ठीक है। ये क्या करता है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशंस को लाता है, इंस्ट्रक्ट करता है, और फिर जब इंस्ट्रक्ट कर लेता है तो सेल ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, फिर रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। जब सेल में कोई डिवीजन नहीं हो रही थी तो जो क्रोमोसोम्स होता है वो एंटेंगल्ड फॉर्म स्ट्रक्चर में आ जाता है, यानी क्रोमोसोम्स एंटेंगल्ड फॉर्म स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको क्रोमैटिन बना लेते हैं, यानी गुच्छे दुमा स्ट्रक्चर बना लेता है, हम क्रोमैटिन कहते हैं। अब हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमैटिन है। क्लासिफिकेशन में हम देख लेते हैं इसकी 2 तरह से क्लासीफाई किया गया है, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है वो हाईली कंडेंस फॉर्म में होता है और जो यूक्रोमैटिन होता है वो लेस कंडेंस फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके फंक्शंस को। जो न्यूक्लियस होता है ये साइड प्रोवाइड करता है जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को ताकि ये सेग्रीगेट कर सके, ट्रांसलेशन कर सके साइटोप्लाज्म की जो भी जीन्स, जो जीन रेगुलेशन हमने करवानी होती है, जीन्स को प्रिपेयर करवाना होता है, ठीक है, दैट आर नॉट अवेलेबल। ये जो है हमारे यूकैरियोट्स के लिए होते हैं, ये हमारे पास यूकैरियोट्स के लिए नहीं होते, ये ओनली सिर्फ प्रोकैरियोट्स के लिए ही हमने ट्रांसक्राइब करवानी होती है जीन्स को, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन ये है कि मेंटेन करता है और जीन एक्सप्रेशन को, कि जीन कब एक्सप्रेस होना है, ठीक है, और कब इसने आगे अपना वर्क स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये रेप्लिकेशन हमारे डीएनए का रेप्लिकेट भी करता है सेल साइकिल के ड्यूरेशन में, ठीक है। ये दूसरा ये भी काम है इसका, ये कंट्रोल करता है हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। हेरिडिटी मटेरियल जो होता है, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें विरासती मिलती हैं उनको भी कंट्रोल करता है कि किस चीज़ ने कब एक्सप्रेस करना है, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, सेल डिवीजन के लिए, ग्रोथ के लिए, डिफ्रेंशिएशन के लिए, ठीक है, कि मतलब कब सेल ने प्रोटीन बनानी है, फिर आगे सेल डिवीजन करनी है, फिर ग्रोथ करनी है, और फिर डिफ्रेंशिएट कैसे मसल सेल ब्रेन सेल्स वगैरह में कन्वर्ट होना चाहिए। अब बहुत स्टोरेज ऑफ हेरिडिटी मटेरियल होता है, जीन जो है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग होती है, ठीक है, और थिन डीएनए स्ट्रैंड होता है, ये क्रोमैटिन, इसे हम क्रोमैटिन भी कहते हैं, ठीक है।